होके मायूस न यो शाम की तरह ढलते रहिए, ज़िंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का टॉपिक एंजियोस्पर्म। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल होगा जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और आगे डॉक्टर बनने की चाह रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम देखते हैं एंजियोस्पर्म। सबसे पहले बात करते हैं एंजियोस्पर्म के हैबिटेट के बारे में कि एंजियोस्पर्म रहते कहाँ पर हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट हैं, यानी सबसे ज़्यादा यही प्लांट पाए जाते हैं। ये हर्ब के रूप में पाए जाते हैं, श्रब के रूप में पाए जाते हैं और ट्री के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि साग जिसे कहते हैं हर्ब, श्रब यानी झाड़ी के रूप में और ट्री यानी पेड़ के रूप में ये होते हैं। नेक्स्ट है इसमें वोल्फिया ग्लोबोसा। वोल्फिया ग्लोबोसा इज ऑफ्टन कंसीडर्ड द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म में जो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है वो होता है वोल्फिया ग्लोबोसा। वोल्फिया ग्लोबोसा की जो पत्ती होती है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। आप सोच सकते हैं कि इसकी जो पत्ती है वो चावल के दाने से भी छोटी होती है। इसका नाम है एंजियोस्पर्म प्लांट का वोल्फिया ग्लोबोसा। नेक्स्ट जो प्लांट पढ़ रहे हैं हम लोग उसका नाम है यूकेलिप्टस रेग्नेंस। इसकी जो ऊंचाई होती है वो करीब 260 फीट के लगभग होती है, यानी कि 80 मीटर तक ये लंबा होता है ट्री। ये सबसे टालेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इसे कहा जाता है। इसका नाम है यूकेलिप्टस रेग्नेंस। जब हम ट्री की ऊपर से स्ट्रक्चर देख के उसकी स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। और इसके लिए टर्म जो यूज़ किया जाता है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म उसे कहते हैं। यानी दूसरा जो कैरेक्टर है इंटरनल डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। जब हम एंजियोस्पर्म के इंटरनल डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, ये हर एनिमल में या हर प्लांट में या हर उस वैज्ञानिक चीज़ में जो जीवित है उसमें ये काम करेगी। मॉर्फोलॉजी जो टर्म है वो यानी एक्सटर्नल डिटेल्ड स्ट्रक्चर और जो इंटरनल डिटेल्ड स्ट्रक्चर उसे कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, यानी चीड़ फाड़ के जो हम अंदर देखते हैं उसे कहते हैं, टर्म दिया जाता है एनाटॉमी। जो एंजियोस्पर्म की डोमिनेंट फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। अभी आपने इससे पहले क्या कहते हैं एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा पढ़ा, जिसमें जो डोमिनेंट फेज थी जो अलग अलग थी। जैसे ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेज गैमीटोफाइट थी, तो इसी तरह से एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट फेज कौन सी होती है, स्पोरोफाइट। अभी आपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था वो स्पोरेंजिया पढ़ा था। तो एंजियोस्पर्म में जो स्पोरेंजिया होती है वो फ्लावर के अंदर होती है। इसकी जो वेजिटेटिव फेज है उसमें आपके बीज आते हैं यानी सीड आते हैं, प्ल्यूम्यूल यानी प्रांकुर आते हैं। बीज से जब छोटा नन्हा पौधा निकलता है तो उसे प्ल्यूम्यूल कहते हैं, हिंदी में उसे प्रांकुर बोलते हैं। और पूरा का पूरा ट्री वेजिटेटिव फेज में आता है और रिप्रोडक्टिव फेज में जो आता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर किस में आता है, रिप्रोडक्टिव फेज में। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि फ्लावर में 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक स्टेमिन होता है और एक पिस्टिल होता है जिसे कार्पेल भी कहते हैं। तो इसकी स्टडी हम आगे करेंगे। अभी ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इसमें दिखाया गया है। इसमें जो ये स्टेमिन है, इसमें स्टेमिन में 2 पार्ट दिखाए गए हैं। ये स्टेमिन है, ऊपर वाला पार्ट है वो एंथर कहलाता है और नीचे वाला पार्ट फिलामेंट कहलाता है। ये इधर से रिसेप्टेकल में जुड़ा रहता है। उसके बाद सबसे
अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसे आप कह रहे हैं कार्पिल, इसको पिस्टिल भी कहते हैं। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं स्टिग्मा। नीचे का जो उसके बाद जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें पिस्टिल में होता है इसे कहते हैं स्टाइल। उसके बाद जो सबसे फूला हुआ पार्ट होता है उसे कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर आप पढ़ेंगे आगे चलकर ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल बाद में फिर सीड में कन्वर्ट होते हैं, यानी बीज में कन्वर्ट होते हैं। और जो ओवरी है वो बनाती है फल, यानी वो फल में कन्वर्ट होती है। और जो ओव्यूल हैं या जो भविष्य में बीज बनेंगे उनकी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। में जो सबसे बाहर की कवरिंग है फूल की यानी फ्लावर की, उसे सीपल कहते हैं। उसके बाद जो कवरिंग होती है, सीपल को हिंदी में हम बाह दल पुंज भी कहते हैं। इनकी संख्या 3, 4 या 5 होती है। उसके बाद अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, जो रेड कलर का आप देख रहे हैं इसमें फ्लावर में, इसे कहते हैं पीटल। ये भी ऐसे ही 3, 4 या 5 होते हैं नंबर्स में। और पीटल को हिंदी में दलपुंज कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है स्टेमिन का, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसके बाद सबसे सेंटर में नंबर आता है पिस्टिल का, या जिसे कार्पिल भी कहते हैं। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ये था एंजियोस्पर्म के फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एंजियोस्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमिन, और एंजियोस्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कार्पिल या पिस्टिल जिसे कहते हैं। अब देखिए एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं इसको। ये है स्टेमिन का फिगर। स्टेमिन में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये है एंथर कहते हैं इसको। और फिर ये जो एंथर है वो फूल में रिसेप्टेकल से जुड़ा रहता है, उसे कहते हैं फिलामेंट। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे जो आगे चलकर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगे। और ये फिलामेंट इस पॉलन एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन बने हैं उसको डिस्पर्सल में ये हेल्प करेंगे, यानी ये चारों तरफ उसको फैलाएंगे। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं, जिसे पिस्टिल या कार्पिल कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो स्टिग्मा कहलाता है। इसके बाद जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं स्टाइल। स्टिग्मा थोड़ा सा हेयरी होता है और इसमें चिपचिपा पदार्थ ऊपर लगा रहता है, ताकि जैसे ही पॉलन ग्रेन इसके यहाँ आए तो वो पॉलन ग्रेन यहाँ से अटैच हो जाए और ये स्टिग्मा उसको कैप्चर कर ले एक तरह से। उसके बाद स्टाइल एक पाथ देता है, यानी रास्ता बनाता है कि जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया है वो पॉलन ट्यूब जो बनेगी वो यहीं से होके जाएगी और फिर वो ओव्यूल के अंदर जो भविष्य में एग बनेंगे और जो क्या कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई होंगे, उनसे जाके इसके जो मेल गैमीट हैं पॉलन ग्रेन के वो फ्यूज होंगे। तो ये एक पाथ का काम करता है। जो ओवरी होती है वो भविष्य में फल में कन्वर्ट होती है और जो ओव्यूल के अंदर जो बीज बने हैं उनको संरक्षित करती है, सुरक्षा करती है उनकी। तो ये इनका काम था। ये बता दिया हमने कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये पिस्टिल या कार्पिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो स्टेमिन है उसमें फिलामेंट है और एंथर है। एंथर में 2 लोब होते हैं, यानी कि एक लोब ये हुआ, एक लोब ये हुआ। इसको जब ऐसे ट्रांसवर्स काटेंगे, मतलब ये अगर एंथर है तो अगर इसको इस तरह से हम काटेंगे तो अंदर ये 4 हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। अब जो कुछ होना होगा वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। ये इसका पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने दिखाया है। माइक्रोस्पोरेंजिया ये है आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें पूरे एंथर की अगर बात करें तो बाहर का जो स्ट्रक्चर है ये वाली कवरिंग, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद स्पोरेंजिया के बाहर की जो कवरिंग है
माइक्रोस्पोरेंजिया की जो बाहर की जो कवरिंग है, उसमें जो बाहर का पार्ट है इसे कहते हैं टेपिटम। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये एक स्पोरेंजिया टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस होता है स्पोरेंजिया टिश्यू। अब इसी स्पोरेंजिया टिश्यूज में पॉलन मदर सेल बनेंगे, यानी जिसे पीएमसी शॉर्ट में कहेंगे, पॉलन मदर सेल। इस पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगी और हम जानते हैं मियोसिस के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और यही माइक्रोस्पोर आगे चल के पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, इसमें दिखाया गया है। पॉलन ग्रेन में एक्साइन अब्सेंट होती है। जो एंजियोस्पर्म का पॉलन ग्रेन होता है उसमें एक्साइन अब्सेंट होती है, उसमें एंटाइन होती है, जर्मपोर होता है और इसमें एक न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल और दूसरा सेल होती है वेजिटेटिव सेल। यानी कि जो पॉलन ग्रेन बना है उसमें एक सेल होती है जनरेटिव सेल और एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल। एंजियोस्पर्म के केस में जो एक्साइन होती है वो एब्सेंट होती है, यानी एकदम बाहर की कवरिंग पॉलन ग्रेन में एब्सेंट होती है। जो एंटाइन है उसमें एक जगह कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहता है जिसे जर्मपोर कहते हैं। भविष्य में आगे चलकर जब ये पॉलन ग्रेन पिस्टिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पिल के ऊपर जाएगा तो जहाँ जर्मपोर है वहाँ से एक पॉलन ट्यूब निकलेगी। जो पॉलन ट्यूब कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल जो है पॉलन ट्यूब बनाती है। और जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल में माइटोसिस के फलस्वरूप 2 मेल गैमीट बनेंगे। इन्हीं मेल गैमीट को हम स्पर्म भी कह सकते हैं। ये जो आप पॉलन ग्रेन देख रहे हैं ये है मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। ये पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा के ऊपर। वहाँ पर फिर जनरेटिव सेल डिवाइड होगा और 2 मेल गैमीट बनाएंगे जिसे हम स्पर्म कहते हैं। अब जो आपने फिगर देखा है उसका आउटकम देख लीजिए, क्या क्या उससे आउटकम निकला। देखो, स्टेमिन में एंथर में 2 लोब होते हैं, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अच्छा, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन मदर सेल बनेगी और पॉलन मदर सेल में मियोसिस के फलस्वरूप फिर उसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। फिर जो माइक्रोस्पोर बने हैं वो भविष्य में आगे चलकर पॉलन ग्रेन बनाएंगे। पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट इसे कहते हैं पॉलन ग्रेन को, और ये डिपेंडेंट होता है उसी प्लांट के ऊपर, एंथर के ऊपर, जिसमें ये लगा हुआ है एंथर। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल जो है पॉलन ट्यूब बनाती है और जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट या स्पर्म बनाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ पिस्टिल या एनाटॉमी ऑफ कार्पिल, जिसे कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्पिल। इसमें जो पिस्टिल है उसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसे स्टिग्मा कहते हैं। फिर जो ये ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है इसे स्टाइल कहते हैं। बाहर जो स्ट्रक्चर होता है इसे ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है और ओव्यूल प्लेसेंटा के द्वारा इस ओवरी से जुड़ा रहता है। अब आगे बढ़े, अब आगे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओवरी छोड़ दी हमने, अब जो कुछ हो रहा है इस ओव्यूल के अंदर आप देख रहे हैं। ओव्यूल के अंदर आउटर इंटेगुमेंट यानी बाहर की कवरिंग, बाहर की कवरिंग के अंदर फिर इनर इंटेगुमेंट है। इनर इंटेगुमेंट के अंदर एक ऐसा पोर होता है, यानी एक ऐसा मार्ग होता है या छेद कह सकते हैं आप, होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। यहीं से पॉलन ट्यूब इंसर्ट होगी माइक्रोपाइल से और अंदर की जो सेल्स हैं इसे हम बोलते हैं न्यूसीलस। ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। अब ओव्यूल में आगे क्या होता है, ओव्यूल में जो न्यूसीलस है वो 2n है अभी तक, यानी डिप्लॉयड है। उसके बाद क्या होगा इसमें कि कोई एक सेल आगे आएगी और ये
इधर से आप फिर ये देखेंगे स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियस में कोई एक सेल आगे आएगी और वो कन्वर्ट होगी एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल में। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, यानी मेगा स्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉयड है, 2n है। इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, मियोसिस के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनेंगे। ये बन गए 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर। अब ये हैप्लॉइड होते हैं, इनमें से 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और 1 मेगा स्पोर बचेगा जो आगे चलकर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा और उसे कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। तो इसके आगे की कहानी आगे की स्लाइड में है। फंक्शनल मेगा स्पोर बन गया हमारा। अब देखिए फंक्शनल मेगा स्पोर बन गया और ये जो है आप देख रहे हैं, ये एक ओव्यूल है बाहर, ओव्यूल के बाहर ओवरी रहेगी, ओव्यूल को ढके हुए ओवरी रहेगी। अब इस ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसमें एमएमसी बनी थी, एमएमसी में फिर जो है मेगा स्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस हुई थी, 4 मेगा स्पोर बने थे। 4 मेगा स्पोर में 3 डिजेनरेट हो गए थे, एक जो फंक्शनल मेगा स्पोर था वो कन्वर्ट हुआ था एम्ब्रियो सैक में। इस एम्ब्रियो सैक यानी जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं और ये होता है फीमेल गैमीटोफाइट। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर यानी कि फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर माइटोसिस होती है। माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 और 4 से 8 सेल बनते हैं। ये 8 सेल इस तरह से होते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे। इन तीनों सेल्स को बोलते हैं एग एपेरेटस और इस एग एपेरेटस के बिल्कुल अपोजिट में ये रहेंगे एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और इसके बाद ये जो बीच में रहेंगी 2 सेल्स इसे कहते हैं सेंट्रल सेल। एक्चुअली में ये एक सेल है, सेंट्रल सेल कहते हैं इसको। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं जिसे पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर था एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर था। अब बता देते हैं कि कौन सी सेल क्या क्या काम करती है। जो एंटीपोडल सेल है माइक्रोपाइल के अपोजिट में यानी माइक्रोपाइल के जस्ट सामने वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, और जो एग सेल के बगल में साइनरगेट सेल्स हैं इनका काम क्या है। साइनरगेट सेल का काम इतना है कि जब पॉलन ट्यूब आती है तो ये साइनरगेट्स उसको गाइड करती हैं कि भैया आपको जो 2 स्पर्म बनाए हैं आपने उसमें से एक स्पर्म यहाँ फ्यूज होगा एग सेल के न्यूक्लियस से और दूसरा स्पर्म जो फ्यूज होगा वो सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उससे फ्यूज होगा। अब देखिए दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक स्पर्म सेल इससे फ्यूज होगा। जब स्पर्म सेल फ्यूज होगा इससे तो इसकी जो जेनेटिक कंडीशन है वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगी। 2 पोलर न्यूक्लियस और एक स्पर्म आके इसकी जो कंडीशन होगी वो ट्रिप्लॉइड होगी और ये भविष्य में आगे चलकर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। और ये पूरा जो ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो कन्वर्ट होगा बीज में। जब कुछ पाने का फितूर होगा तो उस चीज़ का मिलना ना दूर होगा। आप सभी से गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन की। अब देखिए ये पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा में आके चिपक गया या स्टिग्मा में उसको कैप्चर कर लिया स्टिग्मा ने, ठीक है। फिर जो वेजिटेटिव सेल थी क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर उसने बनाई पॉलन ट्यूब। ओव्यूल ये है, ये ओवरी है और ये ओवरी ओव्यूल को प्लेसेंटा के द्वारा जोड़े रखती है। अब इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बना। एम्ब्रियो सैक में 8 यानी 8 सेल्स होती हैं, सॉरी 8 नहीं 3 और 3 6 1 7 7 सेल्स होती हैं।
ये 3 सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल इन्हें कहते हैं। और ये 3 सेल्स होती हैं, इनमें से एक एग सेल होती है और 2 साइनरगेट्स होती हैं। बीच की जो सेल है ये पूरी सेल बनाती है, इसे कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे। अब जो पॉलन ट्यूब यहाँ पर आया है, पॉलन ट्यूब आ गया यहाँ पे, जो वेजिटेटिव सेल्स है उसने तो पॉलन ट्यूब बनाई, और जो अंदर जनरेटिव सेल थी पॉलन ग्रेन के अंदर, उसने 2 मेल गैमीट बनाए, इनको हम स्पर्म भी कहते हैं। अब मेल गैमीट आए तो एक मेल गैमीट इस एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज हो गया और दूसरा मेल गैमीट इस सेंट्रल सेल की पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो गया। तो अब इसकी जो जेनेटिक्स है वो क्या कहती है कि ये जब एक स्पर्म इससे फ्यूज होगा एग सेल से, तो ये होगा डिप्लॉयड, ये बनेगा बाद में जाइगोट, और यही भविष्य में एम्ब्रियो बनेगा। और ये जो है, जो पोलर न्यूक्लियाई से एक स्पर्म फ्यूज होगा वो होगा ट्रिप्लॉयड, और ये आगे चलकर बनेगा एंडोस्पर्म, जो कि जो जाइगोट या एम्ब्रियो बना है उसको नरिशमेंट करता है ये। अब आप देख लीजिए इसका फिगर का आउटकम भी है 1-2 पॉइंट। जो मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज होता है उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी, और वो बनाता है जाइगोट। जाइगोट आगे चल के बनाएगा एम्ब्रियो। दूसरा जो अनदर मेल गैमीट है जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है वो बनाएगा आपका ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं उसे, वो बनाएगा PEN, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, और बाद में वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा जो कि ट्रिप्लॉयड होगा, यानी 3N होगा वो। अब देखिए एम्ब्रियो सैक में क्या क्या हो रहा है ये देख लेते हैं आप। देखिए आपने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल पढ़ा या कार्पिल जिसे कहते हैं, पिस्टिल में 3 पार्ट पढ़े आपने, ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल और नीचे ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एक जो फंक्शनल मेगास्पोर बना था वो फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्ट हुआ था एम्ब्रियो सैक में। तो अब ये वही एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं यहाँ पे। इस स्लाइड में हम दिखाएंगे आपको एम्ब्रियो सैक, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेज होंगे। एम्ब्रियो सैक कहाँ पर सिचुएटेड है ये हमने बता दिया है आपको। देखिए अब जो एम्ब्रियो सैक है उसमें जो माइक्रोपाइल के अपोजिट जो सेल्स हैं उन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इनका काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती हैं। दूसरा जो बीच की सेल्स हैं ये हैं PEN, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई थे उसमें एक स्पर्म जाके फ्यूज हो गया था, तो ये 3N ट्रिप्लॉइड हो जाता है और ये कन्वर्ट होता है एंडोस्पर्म में। इसके बाद जो ये एग एपरेटस बना था जिसमें एक एग सेल और 2 बगल में साइनरगेट्स थे, ये जो एग सेल है वो कन्वर्ट हो जाती है जाइगोट में, 2N होता है ये एम्ब्रियो बनाता है आगे चल के। और जो साइनरगेट्स हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। इनका काम तो बता दिया है मैंने आपको। इनका काम ये है कि जो पॉलन ट्यूब आती है उनको ये साइनरगेट्स गाइड करते हैं कि आपको एक मेल गैमीट या स्पर्म इससे फ्यूज कराना है और दूसरा मेल गैमीट या स्पर्म इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कराना है। एंटीपोडल सेल का काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं। ये था। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक कन्वर्ट हो जाएगा बीज में। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं बीज की कवरेज, बीज है ये। अब बीज के अंदर जो जाइगोट था वो 2N एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और जो ये PEN था ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा और ये ट्रिप्लॉइड होता है। ये आप सीड कोट देख रहे हैं बाहर की तरफ, इसमें ये सीड कोट 2N होगा और ये ओल्ड स्पोरोफाइट होगा। इसमें सीड कोट में टेस्टा और टेगमेन ये 2 कवरिंग होती हैं, बाहर की कवरिंग है। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ और बता दें, जो आपने जिम्नोस्पर्म में देखा था उसमें बीज बनाने में 3 जनरेशन हेल्प कर रही थी।
एक ओल्ड स्पोरोफाइट, एक न्यू स्पोरोफाइट और एक एंडोस्पर्म था जो कि हैप्लॉइड था। 3 जनरेशन पार्टिसिपेट कर रही थी और इसमें जो एंजियोस्पर्म का सीड बन रहा है इसमें 2 जनरेशन पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक तो है ओल्ड स्पोरोफाइट यानी ओल्ड स्पोरोफाइट जो कि 2N है और एक है न्यू स्पोरोफाइट। न्यू स्पोरोफाइट में 2 चीज़ें हैं, एक एंडोस्पर्म बन रहा है जो कि ट्रिप्लॉइड है और एक एम्ब्रियो बन रहा है जो कि डिप्लॉइड है। ये दोनों ही सेम जनरेशन की हैं, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। ज़िंदगी कोई गणित नहीं जिसे समझना मुश्किल हो, ज़िंदगी तो ड्राइंग की तरह है, आप जो बनाएंगे बनता चला जाएगा। आप सभी से पुनः गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इसके ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।